हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं हम आज मौर्य वंश से आपके जितने भी तथ्य हैं वो सब हम क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए क्या पढ़ेंगे आज हम। मौर्य वंश। देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? इस वंश का संस्थापक था। इसने कब तक शासन किया? 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अधिक जानकारी रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख तथा कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त के बारे में हम कहाँ कहाँ से मिलता है? ये जो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख है उससे मिलता है, तथा जो कौटिल्य द्वारा कौन सी पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी गई है उससे मिलता है। ठीक है, देखिए अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य या हम इनको चाणक्य भी बोल देते हैं, द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। ठीक है, इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। ओके, देखिए और यह प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके रचनाकार का व्यक्तिगत नाम यानी कौटिल्य का व्यक्तिगत नाम क्या है? विष्णु गुप्त। गोत्र नाम क्या है इनका? कौटिल्य, यानी कौटिल्य से व्युत्पन्न। और स्थानीय नाम चाणक्य, पिता का नाम चड़क होने से था। आगे देखते हैं हम। देखिए आगे आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी। यानी मौर्य वंश से पहले किसका शासक था? नंद वंश का। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, जिसकी चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या कर दी। ठीक है, तथा उसके पश्चात मौर्य वंश की स्थापना की। ओके, अब देखिए, सन 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति जो कौन था? सेल्यूकस को पराजित किया, तथा सेल्यूकस पराजित होने के पश्चात अपनी पुत्री, जिसका क्या नाम था? कार्नेलिया, जिसे हम हेलेना भी बोल देते थे, का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया गया, तथा उपहार में काबुल, कांधार, हेरात एवं बलूचिस्तान के राज्य दे दिए। ठीक है, बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या दिए? 500 हाथी दे दिए। मेगानस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था, वह 5 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट क्या आपका? इसके पश्चात सन 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने 42 वर्ष की अवस्था में स्वेच्छा से अपना राजपाट त्याग दिया, तथा जैन संत जो कौन था? भद्रबाहु के साथ दक्षिण भ्रमण को चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सलेखना विधि द्वारा उपवास द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया। ठीक है, यहां चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। आगे देखो, देखिए आगे आपका, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? बिंदुसार, जिसका राज्यकाल कब तक था? 298 से 273 ईसा पूर्व तक। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा, और बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। अन्य नाम क्या थे इसके? सिंहसेन, जैन साहित्य में थे। अमित्रो चैटस, ग्रीक साहित्य में थे। देखो, अमित्रो चैटस का मतलब क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला।
बिंदुसार के शासनकाल में तक्ष तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिन्हें दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को एवं बाद में अशोक को भेजा। नेक्स्ट देखो, ये नेक्स्ट है आपका बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक जो कौन था, एंटियोकस ने डाईमेकस को भेजा। किसको भेजा? डाईमेकस को भेजा था। तथा मिस्र के शासक टोलेमी फिडेल्फस ने अपने राजदूत डायनेसस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खिल पुत्र घोषल ने की। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसके बाद कौन आया? बिंदुसार के बाद अशोक। इसने कब तक शासक किया? 269 से 232 ईसा पूर्व तक। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर अशोक बैठा। अशोक की माता का नाम धर्मा या सुभद्रांगी था। अशोक अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला एवं उज्जैन का राज्यपाल था। राजगद्दी पर बैठने के समय वह अवंती का राज्यपाल था। देखिए, पहली पत्नी कौन थी अशोक की? देवी। पुत्र कौन था? महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। देखिए, महेंद्र तथा अशोक ने महेंद्र तथा संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। ठीक है, देखिए, और दूसरी पत्नी कौन थी? कौरवकी। ठीक है, उसका पुत्र कौन था? तीवर। कौरवकी व तीतर का उल्लेख रानी के शिलालेख में मिलता है। ठीक है, अशोक का एक फेमस युद्ध है, कौन सा? कलिंग का युद्ध। उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। अशोक ने अपने राज्य के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा। ठीक है, अपने राज्य के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा, जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात से दुखी होकर अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ठीक है, देखो, अशोक 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु निग्रोध से प्रभावित होकर मोगली पुत्र शिष्य की शरण में बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। देखिए, मोगली पुत्र शिष्य अशोक के धर्म गुरु थे। ठीक है, अशोक के धर्म गुरु कौन थे? मोगली पुत्र शिष्य। धर्मगुरु कौन थे? मोगली पुत्र शिष्य थे। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अशोक ने अपने राज्य के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी का भ्रमण किया। अशोक के इस भ्रमण का उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। देखिए, जो बौद्ध की तृतीय बौद्ध संगति हुई थी वो 251 ईसा पूर्व में हुई और अशोक के शासनकाल में हुई। ठीक है, अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति संपन्न हुई, जिसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्य थे एवं इसमें अधिधम्म पिटक का संकलन किया गया। अब देखिए, अशोक धम्म के बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए, अशोक धम्म, अशोक के धम्म में नैतिक नियमों का उल्लेख मिलता है, जिसमें लोगों को सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूक किया गया है
तथा इसका उल्लेख अशोक के 7वें शिलालेख में मिलता है, जिसमें मानसिक शुद्धता एवं आत्मनियंत्रण की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। और देखो अशोक के स्तंभ के बारे में, अशोक के धम्म के बारे में देखिए। अशोक धम्म, अशोक ने अपने राज्य के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अशोक के धम्म का प्रचार करना था। अशोक प्रथम भारतीय शासक था जिसने शिलालेख खुदवाए। अशोक के शिलालेख ईरान के राजा डेरियस से प्रभावित थे। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय ब्रिटिश पुरातात्विक एवं इतिहासकार जेम्स प्रिंसिप, ठीक है, जेम्स प्रिंसिप को जाता है। ठीक है, जेम्स प्रिंसिप ने कब पढ़े? 1837 में सर्वप्रथम। नेक्स्ट, शिलालेखों में प्रयुक्त भाषाएं। देखिए, अशोक के शिलालेखों में 3 भाषाओं का प्रयोग हुआ। प्राकृतिक, नंबर 2 ग्रीक, और 3 ये इंडिया और ईरान की मिश्र भाषा थी, जिसे हम अरमाइक बोलते थे। अशोक के बाद कुणाल गद्दी पर बैठा। ठीक है, देखिए, बृहद्रथ इस वंश का अंतिम शासक था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका बृहद्रथ। ठीक है, और इसकी हत्या किसने की? इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट, अब देखिए शुंग वंश के बारे में जान लेते हैं। शुंग वंश है, देखो शुंग वंश की स्थापना, देखो पुष्यमित्र शुंग 185 से 148 ईसा पूर्व तक राज्य किया। देखो 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने गद्दी हत्या ली तथा शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग प्राचीन भारत का पहला ब्राह्मण शासक था। पुष्यमित्र शुंग के समय में भागवत धर्म का विकास हुआ। ग्रीक के राजा डेमेट्रियस ने पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में आक्रमण किया। आगे देखो, महाभाष्य व योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये। और हिंदू वेद संहिता की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? मनु स्मृति पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में लिखी गई। ठीक है, ये भी आपका इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हो, देखिए पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था। अब देखिए, देवभूति कब तक शासक किया? 85 से 75 ईसा पूर्व तक। यह शुंग वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या इसके सेनापति वासुदेव ने की। ठीक है, देखो आगे, ठीक है, उसके बाद कौन आए? कड़ु वंश। ठीक है, इसका शासनकाल कब तक था? 75 से 30 ईसा पूर्व तक। यह मगध का द्वितीय ब्राह्मण वंश था। इसकी स्थापना वासुदेव ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मन था, जिसकी हत्या सिंधु या सिमुग ने की। नेक्स्ट देखो, देखिए नेक्स्ट है आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना 3री सदी में
स्विमक द्वारा की गई। इसे आंध्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंध्र। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का महान शासक था। गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। इनकी राज की भाषा प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मी थी। इस काल में तांबे तथा कांसे के अतिरिक्त शीशे के सिक्के बहुत प्रचलित हुए। ठीक है, तो यही है आज के लिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।